हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हिंदी ग्रामर का टेस्ट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं। इसमें सबसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि इसमें से मध्य स्वर कौन सा हमारा होगा। हमें ये बताना है कि मध्य स्वर कौन सा होगा। पहले ये बताइएगा, अग्रस्वर किसे कहते हैं। जिस वर्णों को बोलते समय हमारे जीभ का अगला भाग काम करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रस्वर। ऐसे स्वर को हम लोग क्या बोलेंगे, अग्रस्वर। ऐसे स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रस्वर। एक हमारा होता है मध्य स्वर और एक हमारा होता है पश्च स्वर। एक हमारा कौन सा होता है, पश्च स्वर। अग्रस्वर जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो जिस बोलते समय अगर हमारे जीभ का अगला भाग काम करता हो तो हम बोलेंगे उसे अग्रस्वर। अगर बोलते समय जीभ का मध्य भाग काम करे तो मध्य स्वर, और जीभ का पिछला भाग काम करे बोलते समय तो पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, छोटी, बड़ी, ए और ऐ और ए, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, अग्रस्वर। मध्य स्वर में कौन सा आ जाएगा हमारा, ओ हमारा क्या होता है, मध्य स्वर में हो जाता है। पश्च स्वर का एक याद रखिएगा, जो वर्ण 3 की तरह बनते हो वो सारे हमारे किस में चले जाएंगे, पश्च स्वर में। जैसे आ में देखिएगा ये भी 3 तरह का है, ऊ, बड़ा ऊ, आगत स्वर, ओ और औ, ये हमारे किस में चले जाएंगे, पश्च स्वर में। तो हमें पूछा क्या गया था, पूछा गया इसमें से मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन सा हो जाएगा हमारा, सिर्फ ओ आएगा। इसको भाई ये ओ हमारा है, ये सिर्फ हमारा क्या है, ओ को नहीं है, यहाँ पे ये लिखा गया है ओ को लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। हमें इसमें बताना है कि पूर्ण विराम कौन सा होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा भाई, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसमें से पूर्ण विराम कौन सा हमारा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम है। यही हमारा क्या है, पूर्ण विराम है भाई, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का चिन्ह है, पूर्ण विराम का। ये हमारा किस चीज़ का चिन्ह है, अर्ध विराम का। ये हमारा किसका चिन्ह है, अर्ध विराम का। ये हमारा किसका है, योजक। और ये हमारा किसका है, प्रश्नवाचक, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें पूछा गया पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। हमें ये बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। पश्च विवृत, अग्र विवृत, अग्र संवृत, पश्च संवृत, हमें ये बताना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऊ जो आता है वो किसका स्वर है, पश्च संवृत का स्वर है, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है हमें। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा, उज्ज्वल, दोनों जो क्या होते हैं आधा हो जाएंगे, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इसमें भी दोनों जो एक पूरा एक आधा, ये भी होगा नहीं। इसमें दोनों जो है क्या हैं, आधे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। उज्ज्वल में हमारे दोनों ही जो क्या होते हैं, आधा होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। फिर ये पूछा गया कि शुद्ध और अशुद्ध बताना है। एक में होती है छोटी मात्रा और एक होती है हमारी बड़ी मात्रा, ठीक है। तो इसमें दोनों ही क्या है, हमारी छोटी मात्रा है, ये तो होगी नहीं। कवयित्री होता है, एक में हो जाएगा छोटी, ये बड़ी पहले ही है, ये भी होगा नहीं। यहाँ पर भी पहले बड़ी मात्रा है दोनों में, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हम उसे बोलते हैं कवयित्री, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तत्सम, अग्र का हो जाएगा, ये तत्सम होगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा, आग हमारा क्या है, तद्भव। तत्सम क्या हो जाता है, अग्नि हो जाती है, ठीक है। आग का क्या होता है, चक्षु हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। हमें ये बताना है कि छायादार किसका उदाहरण है, ठीक है। तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या संकर शब्द है, ये हमें बताना है, ठीक है।
छायादार। ठीक है, छाया कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। और दार कैसा शब्द है? दार हमारा, एक सेकंड भाई इसको रखिएगा। छाया हमारा हिंदी का शब्द हो जाएगा और दार हमारा किसका शब्द हो जाएगा? फारसी शब्द का। किसका? दार कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, तो जब कोई शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हो तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। तो एक हिंदी और ये फारसी से मिलकर बना है, इसलिए कैसा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द। अगला प्रश्न करिएगा, निम्न में योग ऋण शब्द बताना है। इसमें से कौन सा हमारा योग ऋण शब्द होगा? ठीक है, आपको पता है जिसका खंड हो जाए वो हमारा क्या होता है? यौगिक होता है या फिर योग ऋण होता है। और जिसका खंड ना हो पाए वो हमारा क्या होता है? ऋण शब्द होता है। तो ये इसका खंड नहीं हो पाएगा तो ये हमारा कैसा शब्द है? ऋण शब्द है। इसका भी खंड नहीं होगा तो ये भी हमारा कैसा शब्द है? ऋण शब्द है। जलज क्या है? देखिएगा, जल प्लस ज से मिल के बना है और दूध प्लस वाला के संयोग से बना है। लेकिन यौगिक और योग ऋण में अंतर समझिएगा। यौगिक वो शब्द होते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होंगे, लेकिन वो अर्थ जब देंगे तो खुद का देंगे। अर्थ किसका देंगे? वो स्वयं का देंगे, तो वहाँ पे हो जाता है हमारा यौगिक। और योग ऋण में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बने होंगे, लेकिन अर्थ स्वयं का न देकर किसी अन्य अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? योग ऋण होगा। ठीक है, जैसे दूध वाला, दूध को देने वाला, तो स्वयं का अर्थ दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? यौगिक। ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? यौगिक। जल प्लस ज, जलज, जल, इसका जब हम ब्रेक करेंगे, जल प्लस ज के मिलने से बना है जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला, अर्थात इसका अर्थ होना चाहिए जल में जन्म लेने वाला, लेकिन हम इसका अर्थ क्या ले लेते हैं? कमल। इसका अर्थ हम क्या ले लेते हैं? कमल। अन्य अर्थ में परिवर्तित हो गया, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रयोग के आधार पे शब्द का भेद बताना है। प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, तो शब्द के भेद कितने हो जाएंगे? दो, विकारी और अविकारी। ठीक है, प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद हो जाएंगे? दो, विकारी और अविकारी। ठीक है भाई, अगर उत्पत्ति के आधार पे पूछता तो चार हो जाता। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यथाशक्ति में कौन सा समास है? हमें ये बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिएगा, यथाशक्ति में जिस शब्द में पहला शब्द, ठीक है, पूर्व का शब्द अव्यय हो या अविकारी हो या उपसर्ग हो, जिस शब्द में, जैसे मान लीजिए कोई शब्द हमें दे दिया गया, ठीक है, अगर हमें ये पहला शब्द अव्यय दिखाई दे, उपसर्ग दिखाई दे, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये किस में चला जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। कर्मधारय समास कहाँ होगा? जहाँ पे विशेषण और विशेष से दिखाई देगा, कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास कहाँ होगा? जहाँ पे पूर्व उत्तर पद क्या होगा? प्रधान हो जाएगा। द्वंद्व कहाँ होगा? जहाँ पे दोनों पद प्रधान होगा। इतनी सी बात है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यथा शक्ति, यहाँ पर क्या है? यथा और शक्ति। आपको यथा को बोलिएगा, यथा हमेशा यथा ही बोला जाए, यथी यथे ऐसा कुछ बोला जाता है? नहीं, यथा हमेशा कैसा रहता है? यथा ही रहता है। कहीं ना कहीं ये उपसर्ग का भाव है या फिर अव्यय दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगर किसी शब्द का पहला शब्द अव्यय हो, अव्यय का मतलब जानते हैं ना आप? जो बदलता ही ना हो, जैसा है वो ऐसा ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा भाई? अनुज, छोटा, बड़ा का छोटा हो जाएगा, गुरु का लघु होगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अच्युत। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अच्युत। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अच्युत बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अच्युत। अदेय केवल, अदेय किसे कहते हैं? जिस जो देने योग्य न हो उसे हम बोलते हैं अदेय। अटल, जो अपने बात पर एकदम क्या हो? टिका, उसे हम क्या बोलते हैं? अटल। अटूट, जो अपनी, अटूट का मतलब क्या हो? जो टूटने योग्य न हो उसे हम क्या बोलते हैं? अटूट बोलते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन, दृगु, अची, चचु, ये सब सारे कैसे हैं? आंख के पर्यायवाची। इसमें पूछा आंख के पर्यायवाची नहीं। अच्छी भी होगा, नयन भी होगा, दृग भी होगा, दृगाम्बु, दृगाम्बु नहीं होगा। ये किसका हो जाए? इसका, ये कैसा होता है? ये होता है हमारा आंसू का होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? हमें ये बताना है कि इसमें से किसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? इसमें से कौन सा है? ठीक है, सारंग का अर्थ नहीं पूछा गया। ठीक है, पपिया का हो जाएगा, कामदेव होता है, राजहंस का भी हो जाता है, शहद का अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? गेह का मतलब हमारा हो जाता है घर। तो घर का अर्थ इसमें से कौन कौन सा होगा? ठीक है, सभा, परिषद, गोष्ठी, तमु, तमस्तीर, सदा भवन, निकेतन। सदा भवन निकेतन, इसका अर्थ क्या होता है? घर होता है। सदन भवन निकेतन, इसका अर्थ क्या होता है? घर हो जाता है भाई। ठीक है, अगला देखिएगा, अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या होगा हमें ये बताना है। जो कुछ भी नहीं जानता अज्ञ, जो सब कुछ जानता उसे तो हम सर्वज्ञ बोलते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता उसे हम अल्पज्ञ बोलते हैं, जो कुछ भी नहीं जानता उसे हम अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। जो कुछ भी नहीं जानता उसे हम अज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा हमें ये बताना है। अली और अली, अली में जब छोटी मात्रा हो तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? भौरा, और जब बड़ी मात्रा हो तो उसे क्या बोलते हैं? सखी। तो उसे हम ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूते को चमकदार बनाना, जूते को क्या करना? चमकदार बनाना, खुशामद करना। जूते चाटना लोग नहीं करते हैं, खुशामद करना। जूते चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशामद करना। ठीक है, अगला देखिएगा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां होती हैं? आपको पता है पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हो जाती हैं? 5 बोलियां होती हैं। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हो जाएंगी? 5 बोलियां हो जाएंगी। कौन कौन से भाई? पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हो जाएंगी? 5। ठीक है, अगर हमसे कमेंट में बता दीजिएगा कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हो जाएंगी? 3। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? हमें ये बताना है, उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है। ठीक है, आपको पता होगा जहाँ पे 2 लोगों के मध्य क्या हो? तुलना की जाए। जहाँ पे 2 लोगों के मध्य क्या हो? तुलना हो, या फिर हम बोल सकते हैं एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अपादान हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे अलगाव का भाव बोध हो या तुलना का भाव बोध हो, वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान भाव। ठीक है, वहाँ पे कौन सा होगा? अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा होती है। सभा, ऑप्शन डी ही सही हमारा मिल गया। हमने ऑप्शन चेक किया, सभा लोग नहीं कहते हैं, सभा होती है। ठीक है, ना कि होता है। लोग बोलते हैं सभा होनी है या होने वाली है। ठीक है, स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत आई थी, तो यहाँ पे पाली का ऑप्शन ऐसे ही गायब। संस्कृत के बाद पाली आएगी, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौर्षौनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, या फिर संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली, शौर्षौनी। संस्कृत के बाद तो भाई सबसे पहले प्राकृतिक आएगी नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत। संस्कृत के बाद क्या आती है? जस्ट पाली आ जाएगी। पाली के बाद प्राकृतिक आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद शौर्षौनी अपभ्रंश आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली दे दी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में संज्ञा शब्द बताना है कि इसमें से कौन सी शब्द संज्ञा? ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। जीना हमारा क्या है? क्रिया हो जाएगी। नया पुराना ये हमारा विशेषण हो जाएगा। पहाड़ हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा भाई। ठीक है, अगला देखिएगा, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमें ये बताना है कि अवधी जो बोली आई थी वो कहाँ से आई थी। ठीक है, कौन से अपभ्रंश से? तो आपको पता है अर्ध मागधी से। कहाँ से आई थी? अर्ध मागधी से। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास की ये वाणी है और इसमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ पे, रूपक अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ पे पहली वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। उपमा कहाँ होता है, जहाँ पे छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। यमक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो, ठीक है, और प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होता है। आइए इस प्रश्न को अब देखते हैं। कह रहे मन का माला फेरत जग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। एक बार यहाँ पर भी मन का आया और एक बार यहाँ पर भी मन का आया। इस मन का अर्थ क्या है, इस मन का अर्थ क्या होगा, और हमें आप ये बता दीजिएगा इस मन का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इस मन का अर्थ क्या होगा, मोती से लिया गया है। इस मन का अर्थ क्या लिया, कहाँ से लिया गया, मोती से लिया गया। और इस मन का अर्थ कहाँ से लिया गया, भावनाओं से लिया गया। इस मन का अर्थ किससे लिया गया, भावनाओं से लिया गया। जब जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति है और प्रत्येक शब्द का क्या हो जाए, अलग अलग अर्थ आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर कौन सा हो जाएगा, यम हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, धन्यवाद।